जी भाई शुरू करें, शाबाश। Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss five major things: the advertising plan, sales promotion, public relations, planning, personal selling, and then the channel management. Starting from the first slide. So contents of today in the advertising plan, we'll be discussing about the advertising strategy, difference between the advertising strategy and advertising plan. Then we'll talk about marketplace analysis, the copy strategy and media strategy, and then how to plan the final budgets. In sales promotion, we'll be talking about the pull and push strategies, consumer sales promotions, trade promotions. Then we'll talk about the public relations, then personal selling, and then we'll talk about channel management. So Bismillahirrahmanirrahim. Advertising plan. Advertising plan describes the action steps to execute your advertising strategy. सो एडवर्टाइजिंग प्लान क्या होता है कि जब आपने अपने एडवर्टाइजिंग प्लान के अंदर आपने एग्जीक्यूट करनी है अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी को, दैट इज़ कॉल्ड एज द एडवर्टाइजिंग प्लान. अब एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज़ बेसिकली अ कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ योर मार्केट. अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा. इससे पहले हमने बात की थी एडवर्टाइजिंग प्लान की, तो यहाँ पे एक इमेज था जो अनफॉर्चुनेटली शो नहीं हो रहा. यहाँ पर एडवर्टाइजिंग प्लान डिज़ाइन तब किया जाता है जब आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्रिएटेड होती है. आप एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के बाद अपना एडवर्टाइजिंग प्लान को फाइनलाइज करते हैं. तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? द कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन योर टारगेट मार्केट. आप ये देखते हैं कि आपकी जो टारगेट मार्केट है, टारगेट ऑडियंस है जिसको आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, उनके करंट ट्रेंड्स क्या हैं और उनके फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं. द मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड कंपेटिटिव एक्टिविटी दैट मे बी एनक्रोचिंग ऑन योर ब्रांड फ्रेंचाइज. आपने ये देखना है कि जो करंट एंड फ्यूचरिस्टिक थ्रेट्स भी हो सकते हैं, कंपेटिटिव एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं. अगर आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी अच्छी थी एक टाइम के ऊपर, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी को आप अपनी रिवाइव नहीं करते, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो चेंज नहीं करते, तो हो सकता है कंपेटिटिव जो है आपका एडवांटेज लिया जा सके. जो आपका कंपेटिटर है वो कोई कंपेटिटिव एडवांटेज ले ले आपके ऊपर. सो यू कीप अ गुड चेक ऑन द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के अंदर. आप यू कीप अ गुड चेक ऑन द कंपेटिटर एज वेल. अब एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के जो कंटेंट्स उसमें व्हाट यू टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी में जो मेजर चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं, जो कि जिनको कैटर किया जाता है, दैट आर द परसीव प्रोडक्ट और यूज़र बेनिफिट. जो आपकी प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट या सर्विस को आप कंज्यूमर को देना चाह रहे हैं, उसका एक्चुअल यूज़र को बेनिफिट क्या है, आप पहले उसका ये बेनिफिट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. फिर उसके बाद यू ट्राई टू फाइंड आउट that user and non-user attitudes about your product or service. So what is the attitude of your user? अगर आपका एक यूज़र आपकी प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसका एटीट्यूड क्या है आपकी तरफ, आपकी प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो यू हैव टू फाइंड दैट. एंड द नॉन यूज़र एटीट्यूड, जो आदमी नहीं परचेज कर रहा, वो क्यों परचेज नहीं कर रहा, उसकी क्या रीजंस है. यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दिस थिंग इन द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी. देन यू टॉक अबाउट द करंट पोजिशनिंग इन द माइंड ऑफ द यूजर्स. जो आपका यूज़र है इस वक्त उसके माइंड में आपके ब्रांड की क्या वर्थ है. लेट्स सपोज यू टॉक अबाउट ऑल पर्स. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल पर्स, इफ यू आर सेलिंग इट टू द कंज्यूमर्स, व्हाट इज द माइंड ऑफ द कंज्यूमर अगेंस्ट योर कंपेटिटर्स लाइक नेस्ले. तो आपकी करंटली किस पोजीशन पे आप फॉल कर रहे हैं, एंड देन डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशनिंग ऑफ योर प्रोडक्ट सर्विस. अगर ऑल पर्स अपनी क्वालिटी को सस्टेन नहीं रखेगा तो हो सकता है कि यू विल डाइवर्ट योर सेल्फ टू सम अदर ब्रांड लाइक नेस्ले और एनी अदर ब्रांड. तो आपका डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशनिंग कहाँ जा रहे हैं. अगर आपका इस वक्त मार्केट का शेयर लेट्स सपोज 30% है, इफ यू वांट 40% शेयर, तो उसके लिए आपको फ्यूचर पोजीशनिंग करनी होगी. वो कहाँ पर होगी? तो दिस इज बीन डेल्ट इन द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी. नेक्स्ट देखते हैं एडवर्टाइजिंग प्लान और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस था. हमने पहले भी देखा कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज बेसिकली व्हाट यू वांट द एडवर्टाइजिंग टू डू. आप जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं उसके अंदर, व्हाट डू यू वांट टू डू. व्हाट का जो आंसर है वो आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी देती है. एंड एडवर्टाइजिंग प्लान, हाउ यू आर गोइंग टू do the advertising and how the advertising elements will do it. So आप how का आंसर देते हैं एडवर्टाइजिंग प्लान के अंदर. So this is a very simple word कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी की जब भी बात है, you must know that it should be the answer should be of what statement and how statement, how are you going to perform the advertising plan. This is going to be answered in the planning things. अब एडवर्टाइजिंग प्लान को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग प्लान. इसके अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम डिटेल में कवर करेंगे आगे. मार्केट प्लेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जिसको हम कॉपी स्ट्रेटजीज के से भी रिलेट करते हैं, एडवर्टाइजिंग चैनल्स, मीडिया स्ट्रेटजी भी कहलाती है, एंड देन प्लानिंग द फाइनल बजट्स. अब मार्केट प्लेस एनालिसिस क्या होता है? मार्केट प्लेस एनालिसिस इज द समरी रीस्टेटमेंट ऑफ की फैक्ट्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी. रिमेंबर द वर्ड इज स्टेटमेंट नहीं है, रीस्टेटमेंट है. रीस्टेटमेंट का मतलब क्या है? यू कीप ऑन एनालाइजिंग द मार्केट एंड यू कीप ऑन making the restatement again and again. So it is the summary restatement of key facts from the
एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, जो आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसको आप रीस्टेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। रीडिफाइन टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस को अपनी रीडिफाइन करते हैं। आपने स्टार्ट में 1 साल पहले जो अपने ऑडियंस को डिफाइन किया था, आज हो सकता है कि उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई हो, अब अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज। एंड देन कंपेटिटिव एनालिसिस, अपनी मार्केट प्लेस एनालिसिस में आप अपना कंपेटिटिव एनालिसिस करते हैं, लाइक स्वॉट एनालिसिस। We have gone through these things already, so आप अपने competitors के ऊपर watch रखते हैं, external और internal analysis करते हैं, तो the competitive analysis is a part of market analysis as well. Then customer motivation analysis क्या है कि you keep a check on the motivation level of the consumers, कि if they are motivated about your product or not. ऑब्वियसली इससे पहले हम इस चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं, AIDA अप्रोच सर ने जो हमें बताई थी, उसका भी यही बात था कि एक्शन तब तक नहीं होता जब तक आप मोटिवेटेड नहीं है, और अगर उसका मोटिवेशन लेवल फॉल करना शुरू कर देता है कंज्यूमर को, दैट विल ऑब्वियसली एंड टूवर्ड्स आइदर वो आपका ब्रांड चेंज कर लेगा, सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, या फिर आपकी ब्रांड को वो छोड़ देगा। सो यू कीप अ चेक ऑन द मोटिवेशन एज वेल। देन एडवर्टाइजिंग गोल्स की बात है कि मार्केट प्लेस एनालिसिस में यू कीप सम गोल्स इन एडवर्टाइजिंग, कि आपका क्या गोल है, आप कौन सी मार्केट को हिट करना चाह रहे हैं, क्या नीश मार्केट है या जनरल मार्केट है, और फिर आपकी गोल्स क्या हैं, कितने लोगों को आप अपना मैसेज डिलीवर करवाना चाह रहे हैं। सो ऑल दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडवर्टाइजिंग गोल के अंदर। सो ओवरऑल अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें मार्केट प्लेस एनालिसिस के अंदर, सो दीज आर द 5 इंग्रेडिएंट्स। आप अपनी रीस्टेटमेंट चेक करते हैं, टारगेट ऑडियंस चेक करते हैं, कंपेटिटिव एनालिसिस करते हैं, अपने कस्टमर का मोटिवेशन चेक करते हैं, और अपनी एडवर्टाइजिंग की गोल्स को एडजस्ट करते हैं। हमने बात की थी कॉपी स्ट्रेटेजी की। 2 स्ट्रेटेजीज हैं जो एडवर्टाइजिंग प्लान के अंदर डिस्कस होती हैं नॉर्मली, कॉपी स्ट्रेटेजी एंड द मीडिया स्ट्रेटेजी। कॉपी स्ट्रेटेजी क्या है? कॉपी स्ट्रेटेजी इज एक्चुअली योर टारगेट ऑडियंस एंड द फोकस ऑफ सेल। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या चीज़ है। योर टारगेट ऑडियंस, द फोकस ऑफ सेल, द यूजर बेनिफिट एंड द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। एक्चुअली कॉपी स्ट्रेटेजी क्या है? ये आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी है कि आपकी प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर मैं बात करता हूँ ऑलपर्स की, तो ऑलपर्स की टारगेट ऑडियंस क्या है? एक जनरल मार्केट है, इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पैम्पर्स, सो पैम्पर्स के लिए द टारगेट मार्केट ऑब्वियसली आपकी चिल्ड्रन होंगे। सो आपने पहले डिजाइन करना है, डिफाइन करना आता है कॉपी स्ट्रेटेजी में व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस। देन द फोकस ऑफ द सेल, आपकी फोकस कहाँ पर होगा? व्हाट यू वांट कंज्यूमर्स टू रिमेंबर फ्रॉम योर एडवर्टाइजिंग मैसेज। आप अपने कंज्यूमर्स को अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज जो आप दे रहे हैं, वो आप एक्चुअली उसको क्या चीज़ है जो आपको रिमेंबर करवाना चाह रहे हैं। अगर आप बहुत से एड्स देखें तो आपको एड्स के स्लोगन्स याद रह जाते हैं, ठीक है। तो आप उन स्लोगन्स के थ्रू एक्चुअली आप अपने सेल को फोकस कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर हम टॉकिंग अबाउट द एडवर्टाइजिंग ऑफ सर्फ की बात करते हैं, तो सर्फ एक्सेल अपनी एक स्लोगन देता है, ब्राइट आजकल अपना एक स्लोगन देता है, ब्राइट कैन डू एनीथिंग राइट, सब कुछ राइट कर देगा। बट दैट मीन्स इट्स अ स्लोगन। वो क्या करना चाह रहे हैं? एक्चुअली दे आर गिविंग यू अ मैसेज कि कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई भी कैसा दाग है तो ब्राइट उसको ठीक कर देगा। एक और सर्फ आता है, वो कहता है कि दाग तो अच्छे होते हैं। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू? दे आर बेसिकली ट्राइंग टू गिव यू अ फोकस ऑफ द सेल थ्रू द एडवर्टाइजिंग। देन यूज़र बेनिफिट की बात की जाती है। यूज़र बेनिफिट क्या है? आप अगर ये सर्फ बाय करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा? एक सर्फ कहता है कि ये आपके दाग ख़त्म कर देगा, दूसरा सर्फ ये कहता है हम आपको 100 रुपये सस्ता दे देंगे। सो इट इज़ द यूज़र बेनिफिट, बोथ आर टारगेटिंग डिफरेंट थिंग्स। देन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी के बारे में हमने बहुत सारे पहले भी बात की है बहुत दफ़ा। यूएसपी क्या है? आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, आपकी प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है। क्लेम ऑफ ब्रांड सुपीरियरिटी, प्रूफ ऑफ द यूएसपी क्लेम एंड द ब्रांड्स पर्सनैलिटी यू वांट टू इंप्रेस ऑन द टारगेट। हर ब्रांड की एक यूएसपी है, डिफरेंट कोई ना कोई यूनिक फीचर है। यूफोन की बात करें, उनके एक अपने फीचर्स हैं। टेलीनॉर की बात करें, उनके अपने कुछ यूएसपीज हैं। तो जोंग की बात करें, वो अपने इंटरनेट की कवरेज के ऊपर प्ले करते हैं। सो एवरी ब्रांड इज सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो ये आप 4 चीज़ें देखते हैं अपनी कॉपी स्ट्रेटजी में कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस है, कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर वो जनरल ऑडियंस है, पहले पॉइंट पे वापस आते हैं कि टारगेट ऑडियंस की बात करें तो टारगेट ऑडियंस क्या है? अगर हम बात करें सर्फ की, अगर हम बात करें ऑलपर्स की, तो इसकी टारगेट ऑडियंस ह्यूज ऑडियंस है, जनरल ऑडियंस है। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट आपको नॉर्मल टेलीविजन पर नजर आएगी। लेकिन अगर आप नीश मार्केट की बात करें, वो ऐसी प्रोडक्ट की बात करें, मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें, आपको कभी भी टेलीविजन पे उसका ऐड नजर नहीं आएगा। द रीजन इज योर टारगेट ऑडियंस इज नीश, इज लिमिटेड, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑन द टेलीविजन चैनल्स, क्योंकि जनरलाइज नहीं है। आगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि उसको चैनल्स को चूज कैसे करना है। मीडिया स्ट्रेटेजी एक चीज़ रहेगी। कॉपी स्ट्रेटेजी के बारे में
साथ एक वर्ड इसके साथ अटैच किया जाता है क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। होता यह है कि कॉपी स्ट्रेटेजी में आपने डिफाइन किया कि आपकी प्रोडक्ट की नेचर क्या है, किस टाइप की आपकी एडवर्टाइजिंग हो सकती है, कौन सी आपकी टारगेट मार्केट है, आपकी यूनिकनेस क्या है आपकी प्रोडक्ट में। वंस आप अपनी चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं, तो आप अपनी कॉपी स्ट्रेटेजी को लेकर जाते हैं टू द प्रोफेशनल्स, दोज हु आर प्रोफेशनल मेकिंग द क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। अब क्रिएटिव स्ट्रेटेजी क्या है कि आपने ऐड को बनाना कैसे है। जिस तरह अगर आप यू फोन के एड्स को देखें तो एक जब मोबाइल फ़ोन्स का एकदम टेलीकम्युनिकेशन का हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवेंट हुआ, या बहुत सारी मार्केट्स आई, एक्सट्रीम कंपटीशन हुआ, तो यूफर ने अपनी जो क्रिएटिव स्ट्रेटेजी थी उसको चेंज किया था। वो अपने जितने एडवर्टाइजमेंट थे उन्होंने उसमें फ़न का एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की थी। बाकी तमाम जितने भी मोबाइल फ़ोन कंपनीज थी, वो क्या सेलुलर कंपनीज थी, वो क्या कर रही थी, वो एक जनरलाइज्ड एड्स दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर यूफोन ने अपने आप को, उसकी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी अच्छी थी। जिस तरह क्रिएटिव स्ट्रेटेजी क्या है कि आप अपने मीडिया की जो स्ट्रेटेजी उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, आप क्रिएटिवली किस तरह आप अपने ऑडियंस तक पहुँचते हैं। सो अगर आपका एडवर्टाइजमेंट आपकी क्रिएटिव होगी, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हिट द ऑडियंस इन अ बेटर वे। और जब आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है तो आपकी यूएसपी की बेस पर ही वो प्ले किया जा रहा होता है। उसके साथ साथ मीडिया स्ट्रेटेजी की बात करें तो मीडिया स्ट्रेटेजी के आपका दो टाइप की मीडिया। अब आपने मीडिया को चूज़ कैसे करना है। अब आपने क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, पिछली आपने स्ट्रेटेजी कॉपी स्ट्रेटेजी में आपने ये देखा था कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अब आपने डिसाइड ये करना है कि आपने उन प्रोडक्ट को लेके एडवर्टाइज करना कहाँ पर है। आपके पास ऑनलाइन मीडिया है, आपके पास ट्रेडिशनल मीडिया है। ऑनलाइन मीडिया के अंदर एक जो बहुत पॉजिटिव बात है वो ये है कि डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग है आपकी। हर आदमी की प्रोफाइलिंग फेसबुक के पास और बहुत सारे सोशल मीडियम्स के ऊपर अवेलेबल है। आपकी एज क्या है, आप नॉर्मली किन चीज़ों पे क्लिक करते हैं, आप कौन से टाइप के पेजेस को लाइक करते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके ऑब्वियसली स्टडी रिलेटेड अगर कोई पेजेस आपने ज्वाइन किए हुए तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी उससे रिलेटेड शो हो रही होती है। तो आपकी डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग हुई भी होती है। तो इससे जब आप एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, इट बिकम्स ईजियर फॉर द कंपनीज टू टारगेट द रियल मार्केट। अब आपका जो ज़ाया हो रहा होता है एडवर्टाइजिंग बजट, वो यहाँ पर ज़ाया नहीं हो रहा होता। एग्जाम्पल्स आपके पास गूगल एडवर्ड्स हैं, गूगल के ऊपर जो एड्स आ रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, जहां पर भी आप ऑनलाइन मीडियम यूज करते हैं आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आती है, वो सारी की सारी टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होती है। फिर आपके पास एक ट्रेडिशनल मीडिया है जो आज से 15 साल पहले तक यूज होता रहा है और आज भी यूज हो रहा है। अब वो ट्रेडिशनल मीडिया क्या है। Traditional media is basically your newspaper, national TV ads, local cables and leafleting and billboards. You basically build your list of media candidates. Traditional media में आप क्या करते हैं, आप तमाम लिस्ट पहले क्रिएट करते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट करने का है। फिर फर्स्ट करें अगर ऑलपर्स की बात करें तो वो ये देखते हैं कि हमने न्यूज़पेपर में ऐड देना है, नेशनल टीवी में ऐड देना है, लोकल केबल में ऐड देना है, या लीफलेटिंग करनी है, बिलबोर्ड्स पे ऐड देना है। तो और अगर देना है तो इनमें से कितना परसेंट जो ऐड है वो हमने न्यूज़पेपर पर देना है और कितने परसेंट ऐड है जो नेशनल टेलीविजन पर देना है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग प्लान प्रोसेस क्या है। आई थिंक देयर इज सम इशू कि जब मैंने इसको अपलोड किया था यहाँ पे कुछ इमेजेस शो हो रहे थे। एडवर्टाइजिंग प्लान प्रोसेस मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा स्लाइड्स, यू कैन सी थ्रू दैट स्लाइड एज वेल। एडवर्टाइजिंग प्लान प्रोसेस क्या है, बेसिकली आपने सबसे पहले क्या करना होता है, यू आइडेंटिफाई योर मीडिया कैंडिडेट। आप देखते हैं कि इसमें से किसको कैंडिडेट को आपने चूज़ करना है। फिर उसके बाद आप उससे निगोशिएट करते हैं, निगोशिएट करने के बाद उससे पीआर डेवलप करते हैं, उनके साथ एक रिलेशन कायम करते हैं। फिर उसकी बेसिस पर आप उनसे डिस्काउंट्स लेते हैं। डिस्काउंट्स लेने के बाद आप क्या करते हैं कि आप उनको अपनी कोई ना कोई मीडिया का ऐड दे देते हैं। जिस तरह अगर ऑलपर्स की कंपनीज हैं तो दे आर प्रोफेशनल, मार्केटिंग में जो लोग बैठे हैं दे आर प्रोफेशनल इन दीज थिंग्स कि आपने रिलेशंस कैसे बिल्ड करने हैं मीडिया एजेंसीज के साथ, और उसको कौन से चैनल को ऐड देना और कितने अच्छे रेट पर और कितने पीक टाइम पर उसको मिल सकता है। ये तमाम चीज़ें that was covered in the advertising plan process. अभी अपलोड हुई है तो that was unable, I was unable to show that. Anyways, sales promotion क्या है? Sales promotion are activities that supplement a company's advertising. अभी ये दूसरा टॉपिक है, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कहते हैं किसको? जनरली अगर वर्ड यूज़ करें प्रमोशन का तो प्रमोशन क्या है? सेल्स, सुपर सेल, 50% ऑफ, 20% ऑफ, एंड ऑफ सीजन सेल, ईद सेल, मतलब रमज़ान सेल। पाकिस्तान में you can see a lot of promotions, so these are called as sales promotion. अब गोल क्या होता है सेल्स प्रमोशन का? टू परसुएट कस्टमर्स टू टेक एक्शन क्विकली एंड टू मेक लार्जर परचेसेस। अगर आपका 50% ऑफ है तो नॉर्मली क्या होता है कि बजाय आप 2 चीज़ें लेने की तरफ जा रहे होते हैं। फिर अगर आपको एक अच्छी बम्पर सेल मिल जाती है, आपसे कहते हैं अगर आप 2 प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे थर्ड फ्री हो जाएगी, तो इवेंचुअली दे आर पुशिंग यू टू बाय 2 प्रोडक्ट्स, हालांकि आपकी ज़रूरत कितने की है, एक प्रोडक्ट की है। सो दिस इज सेल्स प्रमोशन, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज दैट सप्लीमेंट अ कंपनीज एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन एंड पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स। इसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं सेल्स प्रमोशन के अंदर। पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी के बारे में हमने पहले पढ़ा, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे कि पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी होती क्या है। यहाँ पर अगर आपको इमेज को देखें तो पुल स्ट्रेटेजी क्या है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कंपनीज के पास। अगर आप जनरली टेलीविजन के ऊपर एड्स देखें, कंपनीज लाइक ऑलपर्स, सर्फ के एड्स हैं, सर्फ एक्सेल्स हैं, बोनस हैं,
और सेलुलर कंपनीज लाइक यूफोन, टेलीनॉर, अगर आप इनके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो बेसिकली उनके जो, अगर आप ग्रीन लाइन को देखें पुल स्ट्रेटजी के अंदर, सो दिस ग्रीन लाइन इज गोइंग टूवर्ड्स द एंड यूजर। आपकी जितनी भी मार्केटिंग एडवर्टीज हैं, जितनी भी डिजाइनिंग हो रही होती है एडवर्टाइजिंग की, दैट इज फोकस्ड फॉर द एंड यूजर। वो कंज्यूमर को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये सर्फ अच्छा है, ये सस्ता है, ये यूफोन का ऐड है तो यूफोन आपको इतना % पैकेज दे रहा है, और ये चीज़ें, दे आर बेसिकली टारगेटिंग द एंड कंज्यूमर, द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। उसमें होता क्या है, जब आप एंड यूजर को टारगेट करते हैं तो एंड यूजर क्या करता है, डिमांड क्रिएट करता है टुवर्ड्स द इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स कौन है, सेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, जो कि मिडिल मैन है मैन्युफैक्चर के बीच में, कोई भी आउटलेट हो सकती है। इंटरमीडिएट्स को हम आगे जाके डिटेल में भी देखेंगे कि ये होता क्या है। तो फॉर द टाइम बिंग इंटरमीडिएट्स ये होते हैं कि एनी मिडिल मैन हु इज बेसिकली सपोर्टिंग द मैन्युफैक्चर टू सेल द प्रोडक्ट। तो वो आपके इंटरमीडिएट, जिस तरह अगर यूफोन की प्रोडक्ट को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यूफोन की कंपनी में नहीं जाते, वहाँ पे आउटलेट पे किसी पे जाते हैं, तो वो आउटलेट आपका इंटरमीडिएट है। सर्फ परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप किसी न किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाते हैं या रिटेलर के पास चले जाते हैं, कैरी फोर चले जाते हैं, तो ये तमाम के तमाम आपके इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। तो एंड यूज़र बेसिकली डिमांड क्रिएट करता है उन स्टोर्स या उन आउटलेट्स के ऊपर, वो आउटलेट्स पे डिमांड क्रिएट करती हैं टू द मैन्युफैक्चरर। इस स्ट्रेटजी को पुल स्ट्रेटजी कहा जाता है कि जब आप टारगेट कर रहे हैं डायरेक्टली टू दी एंड यूज़र। पुश स्ट्रेटजी क्या होती है, पुश स्ट्रेटजी में मैन्युफैक्चरर एंड यूज़र को डायरेक्टली टारगेट नहीं करता, मार्केटिंग एक्टिविटी करता है टूवर्ड्स द इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स को ऑफर्स दे रहा होता है, अच्छी ऑफर्स, यानी कि वो लेट्स सपोज आपसे कहता है अगर आप 100 कार्टन्स परचेज करेंगे मेरे से जो बल्क के अंदर, तो मैं आपको 100 कार्टन्स के ऊपर 10 कार्टन्स फ्री दे दूंगा। सो दीज टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज, आप इसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि ये मैन्युफैक्चर B2B कैसे देता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग पुल एंड पुश स्ट्रेटजी में डिफरेंस के तौर पे ये याद रखिएगा कि पुल स्ट्रेटजी ये होती है जब मैन्युफैक्चर डायरेक्टली एंड यूज़र को टारगेट करता है, उसको रिटाइज करता है, उसको बेनिफिट देने की कोशिश करता है। और पुश स्ट्रेटजी क्या होती है कि जब मैन्युफैक्चर अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी करता है टुवर्ड्स द इंटरमीडिएट्स, मिडिल मैन को वो ऑफर देता है, मिडिल मैन बेसिकली डिमांड क्रिएट करवाता है टुवर्ड्स फ्रॉम द एंड यूज़र, और यहाँ से फिर इंटरमीडिएट डिमांड देता है मैन्युफैक्चर को। सो एक्चुअली इंटरमीडिएट का यहाँ पे सेंट्रल रोल है पुश स्ट्रेटजी में, और पुल स्ट्रेटजी में यहाँ पर मिडिल जो फाइनल कंज्यूमर है उसका एक मेजर रोल होता है। आगे देखते हैं पुल स्ट्रेटजी को इन द वर्ड्स अगर आप डिफाइन करना चाहें तो पुल स्ट्रेटजी इन विच कंज्यूमर्स आर टारगेटेड विद सेल्स प्रमोशन सच एज कूपन्स, कॉन्टेस्ट्स, गेम्स, रिबेट्स, मेल इन ऑफर्स। ये जितने भी बातें हैं, हम प्रमोशंस की बात कर रहे हैं, आप बाय वन गेट वन फ्री की बात कर लें, 50% ऑफ की बात कर लें, कूपन दे देते हैं, आप कॉन्टेस्ट करके गेम करवा लेते हैं स्टोर के ऊपर, ऑनलाइन गेम्स करवा लेते हैं, रिबेट्स दे देते हैं उनको। सो this is basically targeting the consumer. So when you're targeting the consumer, that means it's a pull strategy. But push strategy is when the businesses are targeted. So if the business target a promotion so that products get pushed through their marketing channels and sold to the consumer. Actually what they are doing is they are pushing the product towards the middleman, and the middleman is pushing the product towards the end consumer. So push strategy में target क्या है, when businesses are the target of promotion. आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। अब जब कंज्यूमर को टारगेट कर रहे होते हैं तो वो प्रमोशन के हमारे पास कुछ वेज हैं, कूपन्स, स्वीपस्टेक्स या कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या है कि आप अपने स्टोर के ऊपर एक कॉन्टेस्ट करवा लें, कोई छोटा सा क्विज करवा दें और उसके ऊपर आप उसको इनाम दे देते हैं। और अब टेलीविजन शोज़ के ऊपर आजकल कॉन्टेस्ट आप देख रहे हैं, गेम शोज़ चल रहे हैं, तो बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ स्वीपस्टेक और कॉन्टेस्ट व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव अवे द थिंग्स टू द कंज्यूमर्स एंड यू एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ब्रांडिंग योर प्रोडक्ट। प्रीमियम्स दे देते हैं आप, रिबेट्स की ऑफर दे देते हैं, सैम्पल्स, फ्री सैम्पलिंग कर देते हैं, नई प्रोडक्ट आती है मार्केट में वो अपने फ्री सैम्पल्स देते हैं सो दैट यू कैन टेस्ट द प्रोडक्ट एंड टेल कि अच्छा ही टेस्ट है या बुरा टेस्ट है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स की ऑफर दी जाती है आपको, मेंबरशिप कार्ड्स, जिस तरह कैरी फोर पे चले जाएं या आप हाइपर मार्ट्स पे या जितने भी बड़े बड़े मार्ट्स पे चले, मेट्रोज पे चले जाएं, सो दे गिव यू सम कार्ड्स, मेंबरशिप कार्ड्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स दे देते हैं आपको सो दैट इफ़ यू हैव दैट कार्ड, मेंबरशिप कार्ड, यू आर गोइंग टू गेट सम पॉइंट्स एंड दैट कैन बी रिडीम्ड। पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस। पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस क्या है कि जब आप जिस जगह पे परचेज कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक अच्छा डिस्प्ले दे देते हैं तो उससे भी आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही होती है। ट्रेड प्रमोशंस किसको कहते हैं? पहले हमने देखा कि कंज्यूमर को टारगेट कैसे किया जा रहा था पुल स्ट्रेटजी में। अब पुश स्ट्रेटजी में आप क्या करते हैं, आप बिजनेस टू बिजनेस टारगेट कर रहे होते हैं, आप अपने मिडल मैन को टारगेट कर रहे होते हैं। प्रमोशन टुवर्ड्स द ट्रेड थ्रू ट्रेड, इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ट्रेड प्रमोशन, और इसको B2B सेल्स भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, आप इस वक्त किसको टारगेट कर रहे हैं? आपका टारगेट कंज्यूमर नहीं है, आपका टारगेट इस वक्त मिडल मैन है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ट्रेड प्रमोशन में आप ट्रेड शोज़ करवाते हैं, सेल्स कॉन्टेस्ट करवा देते हैं, यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर सबसे टॉप सेलर होगा उसको हम ये इतने % रिबेट दे देंगे।
ट्रेड एंड एडवर्टाइजिंग अलाउंसेस दिए जाते हैं। आप अगर कोई आपका मिडल मैन अच्छी एडवर्टाइजिंग करता है आपके बिहाफ के ऊपर, अच्छी प्रमोशन कर देता है आपकी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर उसको एक अलाउंस दे दिया जाता है। प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन करवाई जाती हैं आपके। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी बड़े रिटेल स्टोर्स के ऊपर जाते हैं, जिस तरह लाइक कैरी 4 पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नज़र आते हैं कंपनीज के। वो क्या कहते हैं, वो आप कोई भी ऑयल बाय करने जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि ये वाला ऑयल आप ट्राई करें, ये ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, एक तो आपको वो अपसेलिंग कर रहे हैं, साथ डिमॉन्स्ट्रेट क्या है कि अगर आपकी टेक्निकल प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, आप टेलीविजन बाय करते हैं, एलईडी बाय करने जाते हैं, तो वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि इस एलईडी में ये एडवांटेज है, इस एलईडी में ये एडवांटेज है। मोबाइल्स लेने जाते हैं, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे होते हैं। तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन किसके बिहाफ पे हो रही होती है? एट द एंड ऑफ द डे वो कंपनी के बिहाफ पे ही हो रही होती है। ट्रेनिंग, ऑब्वियसली ट्रेनिंग करवाई जा रही होती हैं, आपके मिडिल मैन को ट्रेन किया जा रहा होता है। उससे ट्रेनिंग से क्या एडवांटेज होता है, उनकी आप सेलिंग बेहतर होती है। फ्री मर्केंडाइज, कुछ फ्री चीज़ें दे देते हैं। पुश मनी, अब पुश मनी क्या है, ये आपको राइट साइड पे इमेज नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ द पुश मनी। उसमें अंदर क्या है, आपको एक अच्छा डिस्प्ले दे रहे हैं और उसके अंदर यू आर गिविंग अ गुड ऑफर। अगर आप हाइपर मार्ट्स पे चले जाएं तो आपको मिड के अंदर कोई प्रमोशनल ऑफर चल रही होती हैं, दैट इज काइंड ऑफ अ पुश मनी, दैट यू आर ट्राइंग टू पुश द सेल्स फ्रॉम टूवर्ड्स द मिडल मैन। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी की। जो बात हो रही है तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। ये बुक के अंदर एक चीज़ गिवन थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी, तो दैट इज़ व्हाई आई हैव एडेड इट। आपके पास प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस हैं, नॉर्मली 5 भी कहलाती हैं, लेकिन यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज होती है कि जब आपने प्रोडक्ट को नया लॉन्च किया मार्केट के अंदर, और सेकंड स्टेज होती है जब ग्रोथ हो रही है उस प्रोडक्ट की। अब आपकी मार्केट के अंदर जो वो प्रोडक्ट है वो अब ग्रोथ स्टेज पर, अब वो ज़्यादा लोग उसको बाय करना शुरू हो गए हैं, एक्सपैंड हो रही है आपकी मार्केट। फिर एक टाइम आता है जब वो मेच्योरिटी के स्टेज पर आ जाती है, अब उसकी सेलिंग बेहतर नहीं हो रही, उसकी सेलिंग के अंदर मजीद को खास इजाफा नहीं हो रहा, हो तो रहा है लेकिन उसके जो परसेंटेज ऑफ इंप्रूवमेंट है वो कंपैरेटिवली लो हो गई है, एक स्टेबलाइज्ड पोजीशन पे आ गई है। एंड देन एक एट द एंड एक लाइफ है एक प्रोडक्ट की, एट द एंड वो मार्केट से आउट हो जाती है। यहाँ पे अपने माइंड में अगर आप एग्जांपल रखें कि पेप्सी और लेस की, तो पेप्सी एक टाइम पे आज से 5 या 8 या 10 साल पहले अगर आप देखें तो वो एक ग्रोथ और मेच्योरिटी की स्टेज पर थी, उसकी सेल्स अच्छी थी। फिर एकदम जिस तरह जैसे ही कोका कोला इंटरवीन्ड इनटू द मार्केट, उनकी सेल्स में अब एक डिक्लाइन आया। जैसे उनकी सेल में डिक्लाइन आया तो उस वक्त पेप्सी ने क्या किया, दे स्टार्ट इन्वेंटेड लेज, वहाँ पे लेज मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है। और अब लेज की एक ग्रोथ के बाद नो यू कैन से कि एक मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर है लेज। अपने माइंड में ये दोनों एग्जाम्पल्स रखिएगा। होता क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसको एक्सप्लेन करने का ये था, अगर आप नीचे बॉक्स में देखें तो सेल्स प्रमोशन पे इसका क्या इफेक्ट होता है। जब आप इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर होते हैं प्रोडक्ट, अगर आपने नई लॉन्च किया, लेट्स सपोज आपने लेज अभी नया लॉन्च किया है, उस वक्त आपकी जो प्रमोशन होती है एक्सटेंसिव टू इनकरेज द ट्रायल्स, आपकी बहुत हाई लेवल की प्रमोशन होती हैं। आप सैंपल्स दे रहे हैं, आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, आप बार बार एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपके सेल्स रेप्स जा रहे हैं, बार बार आपके कंज्यूमर को बता रहे हैं, तो इस वक्त आपकी एक्सटेंसिव प्रमोशन हो रही होती है। ग्रोथ की स्टेज जब आप अचीव कर लेते हैं, जब आपको पता है कि आप नो योर सेल इज गेटिंग हायर, अब आपकी डिमांड क्रिएट हो गई है मार्केट के अंदर, तो अब आपकी जो स्ट्रेटेजी सेल्स प्रमोशन है वो मॉडरेट हो जाती हैं, कम नहीं होती, लेकिन जो एक्सटेंसिव से बात मॉडरेट पे आ जाती है। नॉर्मलाइज करते रहते हैं लेकिन मॉडरेट लेवल पे। बट आपकी जैसी मेच्योरिटी स्टेज अचीव हो जाती है, अगर आप आजकल देखें तो लेस एक मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर है, अच्छा एक उसने क्रिएट कर लिया, अब उसकी सेल्स में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा। तो अगर हम इसको ज्यूम करें कि एक मेच्योरिटी स्टेज पे है, तो आजकल लेस क्या कर रहा है, वो भी यही कर रहा है कि इंक्रीज टू इनकरेज ब्रांड स्विचिंग। अब इस वक्त वो इनकरेज कर रहा है अपनी प्रमोशन को थोड़ी इंक्रीज करके अपनी ब्रांड स्विच। अब इस वक्त इस मेच्योरिटी स्टेज पर जब भी कोई और ब्रांड इंटरवीन करेगा तो वो क्या करेगा, आपको ब्रांड स्विच करने पर मजबूर करेगा। इस वक्त उसको केटर करने के लिए लेस को अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको बेसिकली आपने यहाँ पर चूंकि मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर कंपैरेटर को पता होता है कि नो यू आर एट मेच्योरिटी स्टेज, इसके बाद आपका डिक्लाइन ही आएगा। सो इस वक्त आपका जैसे कंपैरेटर इंटरवीन करता है मार्केट में, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी ब्रांड स्विचिंग को इनकरेज करते हैं। वो जो नया ब्रांड है वो इनकरेज कर रहा होता है और आप उसको कैटर करने के लिए एक्चुअली सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं। और अगर डिक्लाइन की बात आती है कि जिस तरह अब लेज अगर फर्ज करें कोई नया ब्रांड आ जाता है, वो हिट हो जाता है मार्केट में, अब लेज का एक डिक्लाइन है, जिस तरह पेप्सी का डिक्लाइन आ रहा है, तो पेप्सी का डिक्लाइन के वक्त आपके प्रमोशंस नजर नहीं आएंगी। अगर आप टेलीविजन पर देखें तो पेप्सी को मेजर प्रमोशन नहीं दे रहा आप जैसे पहले दिया करता था। सो अब आपकी जो प्रमोशन है सेल्स की वो इवन एडवर्टाइजिंग भी कम है, और इवन प्रमोशंस भी अगर आप देखें तो पेप्सी के ऊपर आपको खास कोई एडवांटेजेस अब नहीं मिल रहे। सो दे विल सेल्स प्रमोशन विल बी रिड्यूस्ड। आगे चलते हैं। पब्लिक रिलेशंस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। पब्लिक रिलेशंस क्या है, जनरली एक बड़ी सिंपल लेमैन की वर्ड में अगर बात की जाए तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ अ कंपनी एंड ऑफरिंग और अ पर्सन वाया पब्लिसिटी। आपकी पब्लिक रिलेशंस, आपकी कंपनी का एक इमेज है। इसी तरह एक आम आदमी है, उसका भी एक इमेज है। आम आदमी से मुराद में कोई भी एक ऑनर हो सकता है। मार्क जुकरबर्ग की बात कर लें, उसका एक इमेज है।
पॉलिटिकल पीपल की बात कर लें, उनका इमेज है, तो पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट का काम ही होता है, इन लोगों का काम ही होता है कि उसका इमेज पॉजिटिव रखे और बरकरार रखे। सेकंड लाइन में देखें, इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स इट पब्लिक, दैट इज कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स एंड जनरल पब्लिक टू नो। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि जनरल लोगों को पता होनी चाहिए और उससे आपका इमेज पॉजिटिव हो। जिस तरह यूफोन अगर ये कहता है कि इन अपकमिंग ईयर या जो फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर में हमारी जो सेल्स थी वो 10% इंक्रीज हो गई, इससे क्या होगा, इससे एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा अमंग्स द कंज्यूमर्स जो यूफोन को यूज़ कर रहे हैं कि येस दैट मीन्स यूफोन इज फ्लोरिशिंग, दैट मीन्स कि उनकी सर्विसेज भी अच्छी जा रही होंगी। पब्लिक रिलेशंस, सेल्स, प्रमोशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रमोशन बजट। प्रमोशन का जब आप बजट रखते हैं तो उसके अंदर आप पब्लिक रिलेशन का एक और सेल्स प्रमोशन का एक चंक रखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे देखते हैं। पब्लिसिटी इज़ अ डबल एज सॉर्ड। ये याद रखिएगा कि पब्लिसिटी हमेशा एक डबल एज सॉर्ड के तौर पे काम करती है। इट हैज़ अ पॉजिटिव and it has negatives. It can result in negative news such as poor review of a movie, restaurant, a car or a positive news as well. अगर आपका किसी मूवी का पुअर रिव्यू आ जाता है, जैसे मूवी लॉन्च हुई उसका रिव्यू बुरा आना शुरू हो गया, हम जाते हैं ऑनलाइन आके देखते हैं, ज़्यादातर लोग उसके बारे में कह रहे हैं फजूल मूवी है, हम जाते ही नहीं है सिनेमा में देखने के लिए। रेस्टोरेंट की बात करें, नया रेस्टोरेंट खुलता है, उसके रिव्यूज़ लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं अच्छा खाना नहीं है, फारग है ये, बिल्कुल किसी काम का नहीं है, हम नहीं जाएंगे। सो सिमिलरली आपको जो PR है, कार की बात करें, पाकिस्तान ने न्यू कार एक लॉन्च की, ब्रावो लॉन्च कर दी, इसी तरह लोकल मैन्युफैक्चर्ड कार्स आना शुरू हो गई। सो उसके रिव्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर रिव्यूज़ पॉजिटिव आएंगे तो क्या होगा, मोर पीपल विल बी बाइंग। सो अब PR इस वक्त इसका एक मेजर रोल है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। अगर PR आपकी अच्छी है तो आपके रिव्यूज़ अच्छे रहेंगे और लोगों को आप कन्विंस भी कर सकेंगे, बशर्ते कि आपके प्रोडक्ट के अंदर भी जान है कोई। ऑर्गेनाइजेशंस वर्क हार्ड टू गेट फेवरेबल न्यूज़ स्टोरीज, सो वाइल पब्लिसिटी साउंड फ्री, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद जर्नलिस्ट जस्ट कॉस्ट मनी। लगता तो ये है कि PR इज़ अ फ्री थिंग, बट एक्चुअली इट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन है, जो कि आपके न्यूज़ के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू एक्चुअली आपकी प्रमोशन कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पर्सनल सेलिंग की बात करें, पर्सनल सेलिंग किसको कहते हैं? पर्सनल सेलिंग इज अ स्ट्रेटजी दैट सेल्स पीपल यूज टू कन्विंस कंज्यूमर्स या कस्टमर्स टू परचेज अ प्रोडक्ट। जब डायरेक्टली 1-to-1 अप्रोच हो रही है, पर्सनली आप अप्रोच कर रहे हैं उसको, कंज्यूमर को, पर्सनलाइज अप्रोच टेलर्स टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। अब एक्चुअली ये उस टाइप की प्रोडक्ट होती है, या तो आपकी प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो बड़ी नीश किस्म की मार्केट है, और दूसरी उस टाइम पे आप पर्सनल सेलिंग कर रहे होते हैं जब आपका टारगेट कंज्यूमर बड़ा लो होता है। अगर आप ये कहें कि लेस या सर्फ या ऑल्पर्स अपनी पर्सनल सेलिंग करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी मार्केट बहुत जनरलाइज्ड, बहुत एक्सटेंसिव मार्केट है, बड़ी मार्केट है। तो पर्सनल सेलिंग नॉर्मली उस टाइप की प्रोडक्ट्स में हो रही होती है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का जो मार्केट है, टारगेट बायर है, वो बड़ा लिमिटेड है। LEDs की बात कर लें, कार्स की बात कर लें, तो ये ऐसी प्रोडक्ट हैं जो लग्जरीज़ हैं, जो कोई नॉर्मली बाय नहीं की जाती हैं। इन लग्जरीज़ के लिए नॉर्मली पर्सनल सेलिंग करवाई जाती है, इंडिविजुअल 1-to-1। अब पर्सनल सेलिंग टेक्निक्स में आपकी सेल्स प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। आप एक कंपनीज़ में जाते हैं और आप सेल्स प्रेजेंटेशन देते हैं कि हम ये गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, आपके लिए ये गाड़ी इस वजह से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। आप जो करंटली ये वाली कार जो कार A यूज़ कर रहे हैं, ये आपको ये बेनिफिट नहीं दे रही, हमारी जो कार B है ये आपको ये बेनिफिट देगी। तो वो कंपनी से क्या करती हैं, दे मे इंक्लाइन टुवर्ड्स कार B। ये किस तरह हो रहा है, ये सेल्स प्रेजेंटेशंस या ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, उसके थ्रू भी हो सकता है। कन्वर्सेशंस की जाती हैं, 1-to-1 कन्वर्सेशंस के पे भी डिपेंड करता है। दैन डेमोन्स्ट्रेशंस दी जाती हैं, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि डेमोन्स्ट्रेशंस क्या है। आपको चला के दिखाया जाएगा, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाएगा। फिर उसके बाद एड्रेसिंग ऑब्जेक्शंस, अगर किसी कंज्यूमर को कोई ऑब्जेक्शन है उसके बारे में तो उसको एड्रेस किया जाता है 1-to-1 सेलिंग के अंदर। दैन फील्ड सेलिंग, फील्ड के अंदर आप जाते हैं और उसको आप फील्ड में जाके लोगों को बाय हैंड बेच रहे होते हैं। जिस तरह आगे जिस तरह वर्ड आ रहा है डोर टू डोर सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग भी हो रही है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो डोर टू डोर सेल्स हो रही है। पिज़्ज़ा वाले बहुत सारे आते हैं और आपके घर में आके उसको सेल कर रहे होते हैं। रीज़न कि उनकी मार्केट एक बड़ी लिमिटेड है, एक एरिया स्पेसिफिक मार्केट है, और उनको पता है कि इन्हीं लोगों ने परचेज़ करना है पिज़्ज़ा यहाँ से। फिर उसके बाद कंसल्टेटिव सेलिंग एंड रेफरेंस सेलिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये टेक्निक्स थी। अब पर्सनल सेलिंग यूज़ कब की जाती है? तब यूज़ की जाती है जब प्रोडक्ट की एक सिचुएशन है, जब प्रोडक्ट बहुत हाई वैल्यू के प्रोडक्ट है, बहुत एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को ऑब्वियसली आपको, जब आपने इतनी ज़्यादा पैसे लगाने हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको 1-to-1 उसके साथ डिस्कस करना था। लेट्स सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू प्लॉट, DHA एरिया में आप एक बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आप किस तरह जाएंगे? टीवी के ऐड तो नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मीट सम पर्सन हु इज़ प्रोफेशनल दीज थिंग्स। सो आप 1-to-1 सेलिंग करते हैं। जब आपकी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होती हैं तो उस वक्त पर्सनल सेलिंग की जाती है। मार्केट सिचुएशन, नंबर ऑफ बायर्स आपके लिमिटेड है, स्मॉल नंबर्स है, मार्केट बड़ी लिमिटेड है, नीश मार्केट है, उस वक्त आप पर्सनल सेलिंग कर रहे होते हैं। कंपनी की सिचुएशन, अफोर्डेबिलिटी, कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रही, सीधी सी बात है। जिस तरह पिज़्ज़ा वाले आपके घर में आके आपको एक ऑफर दे रहे होते हैं, सिंपल सा बात है, वो ना केबल में ऐड दे सकते हैं, ना वो TV में दे सकते हैं, बिकॉज
उनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, मे बी समटाइम्स कंपनी अफोर्डेबल नहीं होती, अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कंपनी के पास। देन कंज्यूमर बिहेवियर सिचुएशन, कि कंज्यूमर का अपनी बिहेवियर क्या है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बट इनफ्रीक्वेंट बाइंग बिहेवियर्स, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि लग्जरी प्रोडक्ट है, कंज्यूमर का दिल करता है तो वो खाता है, नहीं तो वो नहीं खाता। लेट्स सपोज कोई बड़ी एग्जैक्टिव आइसक्रीम की बात करें, कोई आप कहते हैं कि जी ये वो स्पेसिफिक आइसक्रीम है जो मुझे पसंद है, लेकिन मैं आई एम गोइंग टू बाय दैट वंस इन अ ब्लू मून, ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो बाइंग बिहेवियर है वो इनफ्रीक्वेंट है। तो इनफ्रीक्वेंट बाइंग बिहेवियर में आपका जो सेलिंग है वो नॉर्मली पर्सनल सेलिंग की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मार्केटिंग चैनल। चैनल मैनेजमेंट में मार्केटिंग चैनल किसको कहते हैं, कि चैनल थ्रू विच द प्रोडक्ट्स फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर्स, फाइंडिंग एंड मैनेजिंग इंटरमीडिएटरीज टू इंश्योर कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ गुड। एक्चुअली मार्केटिंग चैनल क्या है, उसका गोल क्या है, इसका काम सिर्फ ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर ने बनाई है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए। वो किस तरह पहुंच जाए, अब उसके पास ऑप्शन हैं। अब आपके पास डायरेक्ट चैनल भी है, प्रोड्यूसर डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स को बेचते जाके, टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे लोग डायरेक्टली सेल कर रहे हैं चीज़ों को। रिटेल चैनल क्या होता है, अब प्रोड्यूसर रिटेलर को दे दे और वो रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर्स बाय कर लें। होलसेल चैनल के अंदर होलसेलर इंक्लूड हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूड हो जाता है। और फिर एजेंट चैनल है जिसके अंदर एजेंट या ब्रोकर हायर किया जाता है कंपनीज की तरफ से, जो ब्रोकर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को, और देन तक प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर कि प्रोडक्ट किस तरीके से डिलीवर करवानी। बहरहाल दीज आर 4 मार्केटिंग चैनल, डायरेक्ट चैनल, रिटेल चैनल, होलसेल चैनल एंड एजेंट चैनल। अब मार्केटिंग चैनल पार्टनर पे हमने 4 की बात कर ली, उसमें से होलसेलर्स भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं, ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, रिटेलर्स, इनको तो देख लिया। इसके बाद हमने देखना था नॉन स्टोर रिटेलिंग को। नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या है, कि आप स्टोर पे रिटेल नहीं कर रहे इस चीज़ को, डायरेक्ट टीवी से सेल कर रहे हैं। आप टेलीविजन पे ऐड आ रहे हैं, जस्ट नंबर को डायल कर रहे हैं, द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड एट योर होम। ई टेलिंग क्या है, इंटरनेट के थ्रू जितने भी बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको ई टेलिंग कहा जाता है। सो ई टेलिंग कॉमर्स, यूजिंग द कॉमर्स, Draz.pk इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट ई टेलिंग। आप यहाँ पर कोई मिडल मैन नहीं है, डायरेक्टली आप सेल हो रही हैं चीज़ें। पार्टी सेलिंग, पार्टीज़ के अंदर आप जाके उसको सेल करते हैं, कुछ ट्रेड शो हो रहा है या आपके स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है, उस दौरान आके सेलिंग हो रही है, डायरेक्ट कंज्यूमर मैन्युफैक्चर आके डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहा है, पार्टी सेलिंग्स हो रही है। वेंडिंग मशीन्स के थ्रू सेलिंग होती है, ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन है, जस्ट इनपुट योर मनी एंड यू गेट द प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, जिसके अंदर कोई मिडल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट में देखते हैं मार्केटिंग चैनल के पार्टनर्स को हमने देखा। फिर रिटेलर्स के अंदर देखे चाहे तो आपके पास रिटेलर्स के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स हैं। रिटेलर में सुपर मार्केट्स आती हैं, रिटेलर्स के टाइप्स में आपके कन्वीनियंस स्टोर्स आते हैं, स्पेशलिटी स्टोर्स आते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स कहलाते हैं, सुपर स्टोर्स आते हैं, वेयर हाउस क्लब्स हैं, एंड देन दी पॉपअप स्टोर्स हैं। इसमें फर्स्ट इनिशियल तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लास्ट टू वेयर हाउस क्लब्स कौन से होते हैं। वेयर हाउस क्लब्स ये होते हैं कि जब वेयर हाउस इज गिविंग दी अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू डायरेक्टली बाय फ्रॉम देम। एंड पॉपअप स्टोर क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टोर होता है पॉपअप स्टोर, जिस तरह आप इसको कह लें कि एक टेम्परेरीली आते हैं और आके आपके पास सेल करते हैं और सेल करके वो चले जाते हैं फॉर अ टाइम बीइंग। सो दिस आर द पॉपअप स्टोर्स। पॉपअप स्टोर्स कैन बी एन एग्जांपल, लगे आप कोई इवेंट हो रहा है 2 दिन का आपके स्कूल के अंदर या आपके किसी ऑफिस के नज़दीक, तो आपके वहाँ पर क्या होगा, 2 दिन के लिए कोई स्टॉल लगेगा और 2 दिन के बाद वो गायब हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ पॉपअप स्टोर एज वेल। सो दिस वॉज ऑल सर फ्रॉम माई साइड. If there is any question, any query, if you want to ask, you are most welcome to.